Assalamu alaikum class 9P1 and N1 boys and girls. Hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 12th May 2020. Our topic of discussion is summer vacation work. जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम उसका समर वेकेशन वर्क स्टार्ट किया है। तो आज हम वैसे ही जैसे हम पहले पढ़े हैं समर वेकेशन वर्क में, तो आज भी हम सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस है उसे सॉल्व करेंगे, देन शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और ये जो काम है समर वेकेशन वर्क, ये आपने अपने समर वेकेशन वर्क रजिस्टर्स जो हैं उन पर राइट करना है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, लाइक जैसे आपके चैप्टर्स हैं। जैसे कि पहले आपने चैप्टर नंबर 1 का काम किया, देन चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर नंबर 6 और अब चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 जो है ये आपका लास्ट चैप्टर है समर वेकेशन वर्क का। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू, डैश प्रेजेंट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किस साइंटिस्ट ने प्रपोज की, किसने प्रेजेंट की, ठीक है। तो जब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, यानी उसने प्लांटी और एनिमिलिया में तमाम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया, ठीक है। फिर एक ज़रूरत पेश आई थर्ड किंगडम की कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन्हें किस किंगडम में ऐड किया जाए। तो उसके लिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो प्रेजेंट की गई। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये प्रेजेंट की अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है, फर्स्ट मल्टीपल चॉइस का सी ऑप्शन, वो करेक्ट है, अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। मार्कलस, श्वार्ट्ज और ई चैटन, इन्होंने थ्री किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो प्रेजेंट नहीं की। अर्नस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रपोज किया था, वो प्रेजेंट किया था। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। नेक्स्ट, प्रियॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली डैश। प्रियॉन्स किस चीज़ से मिलकर बने हैं? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, सेलुलोज। तो प्रियॉन्स जो हैं, प्रियॉन्स मिलकर बने हैं प्रोटीन से, ठीक है। डीएनए, आरएनए या सेलुलोज से नहीं मिलके बने, प्रियॉन्स मिलकर बने हैं प्रोटीन से। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन इज एलियम सीपा। एलियम सीपा में स्पेलिंग देखें आप, बी ऑप्शन में भी स्पेलिंग देखें, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। अब ये लिखे अगर हम इसे पढ़ें तो ये तमाम में एलियम सिपा ही पढ़ा जाएगा, लेकिन इनके जो स्पेलिंग्स हैं वो और इनके लिखने का तरीका जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो इनमें जो सी ऑप्शन है एलियम सिपा वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो कि अनियन का साइंटिफिक नेम है, एलियम सिपा। नेक्स्ट, स्पीशीज एक्सटिंक्शन ड्यू टू हंटिंग इज। हंटिंग की वजह से जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन है, यानी जो स्पीशीज़ इस दुनिया से ख़त्म हो रही हैं, नापैद हो रही हैं, वो हंटिंग की वजह से कितने परसेंट है? 2%, 23%, 36%, 39%। तो इसमें बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, 23%। यानी जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन है ड्यू टू हंटिंग वो 23% है। नेक्स्ट, यूकलिप्टस प्लांट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम डैश इन पाकिस्तान। यूकलिप्टस प्लांट जो हैं ये कहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, ऑस्ट्रेलिया। यूकलिप्टस प्लांट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए जाते हैं और इन्हें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और ये प्लांट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पानी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और अगर इसके इर्द गिर्द कोई और छोटे प्लांट्स लगे हों तो ये उनकी रूट्स से भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और इर्द गिर्द इनके कोई भी प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं करता, क्योंकि यूकलिप्टस प्लांट जो हैं ये बहुत ज़्यादा पानी को कंज्यूम करते हैं। और इसी तरह ये डिस्टर्ब भी करते हैं वाटर टेबल को, यानी जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का उसे भी डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट आर शॉर्ट क्वेश्चंस।
What is binomial nomenclature? Who introduced it first? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या है और किसने सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया? टेक आउट योर पेज 39 फ्रॉम बायोलॉजी बुक. पेज नंबर 39 निकाल लें. पेज नंबर 39 में जो लास्ट टॉपिक है वो है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम स्टार्टिंग से इसे अंडरलाइन करेंगे. सबसे पहले बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या है और उसके साथ ही हम बताएंगे कि किसने इसे फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था. बायनॉमियल नोमेनक्लेचर इज अ मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. As the word binomial suggests, the scientific name of species consists of two names. The first is genus name and second one is the name of species. ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका है कि व्हाट इज बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, उसका आंसर है. नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, हु इंट्रोड्यूस इट फर्स्ट, तो इससे आगे उसका आंसर है. स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस 1707 to 1778 AD फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज? एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं उनमें क्या डिफरेंस है? तो एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो जो कि इस दुनिया से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, और एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी जिन्हें ख़तरा है कि वो आइंदा आने वाले वक्तों में ख़त्म हो जाएंगी. टेक आउट योर पेज 41. पेज नंबर 41 निकालें. पेज नंबर 41 में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक में ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ही इसका आंसर है. ठीक है, जैसे कि जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन करवाई थी और उसके साथ इसकी एग्जांपल्स भी लिखवाई थी. तो यही डिफरेंस है एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज का. In an ecosystem, the species is called extinct when there is no doubt that the last individual of that species has died in ecosystem. ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी एक्सटिंक्ट स्पीशी की है और इसके साथ जो 3 एग्जांपल आपको बताई थी वो आप लिखेंगे. नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड स्पीशी. A species is called endangered when it is at risk of extinction in near future. यानी वो स्पीशीज जिन्हें एंडेंजर्ड हम कहते हैं, हम उन स्पीशीज को एंडेंजर्ड कहते हैं जिन्हें रिस्क है, जिन्हें खतरा है कि वो नियर फ्यूचर में यानी आने वाले वक्तों में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. और इसकी जो आपको 3 एग्जांपल्स करवाई थी वो 3 एग्जांपल्स जो हैं वो आपने इसके आंसर में लिखनी है. नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी डिकम्पोजर्स. कोई से 2 डिकम्पोजर्स जो हैं उनके नाम लिखने हैं. तो इसमें आप 2 नाम लिख सकते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया. फंजाई एंड बैक्टीरिया ये दोनों जो हैं ये एज अ डिकम्पोजर वर्क करते हैं. यानी डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं, मटेरियल्स की तोड़ फोड़ करते हैं. यानी इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वो लार्जर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये 2 नाम हैं डिकम्पोजर्स के, बैक्टीरिया एंड फंजाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस बतानी है आपने. टेक आउट योर पेज 32. पेज नंबर 32 निकालें. इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से इसे याद करना है. इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन. A significant proportion of drugs are derived directly or indirectly from biological sources. A wide range of industrial material, for example, building materials, fibers, dyes, resins, gums, adhesives, rubber, and oil, are derived directly from plants. Biodiversity play an important role in making and maintaining ecosystem. It plays a part
in regulating the chemistry of our atmosphere and water supply. Biodiversity is directly involved in recycling nutrients and provide fertile soil. ठीक है, ये कंप्लीट आंसर जो है, ये कंप्लीट आंसर है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, राइट एनी टू रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम राइट करने के कोई से दो रूल्स लिखें। टेक आउट योर पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 निकालें। पेज नंबर 40 पे मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था कि व्हाट आर द रूल्स टू राइट अ साइंटिफिक नेम। ठीक है, यहाँ बुलेट्स में 3 जो रूल्स हैं साइंटिफिक नेम के वो आपने अंडरलाइन किए हुए हैं पहले ही। ठीक है, दोबारा उसको रीड कर रही हूँ ताकि आपको दोबारा से आप देख लें इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2 रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम, लेकिन आप ये तीनों रूल्स लिखेंगे। ठीक है, और माइट पॉसिबल अगर किसी एक रूल में कोई मिस्टेक है तो बाकी के 2 रूल्स जो हैं वो आपके एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, scientific names are usually printed in italics, such as Homo sapiens. When handwritten, they are underlined. First term generic name always begin with capital letter, while species name is never capitalized, even when derived from a proper name. Scientific name is generally written in full when it is the first use, but when several species from the same genus are being listed, it may then be abbreviated by just using an initial for genus. For example, Escherichia coli becomes E. coli. तो ये 3 रूल्स हैं साइंटिफिक नेम को राइट करने के, तो आप इन तीनों को ही इसके आंसर में लिखेंगे। ठीक है, ताकि किसी एक रूल में अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो आपको बाकी 2 रूल्स जो हैं अगर वो बिल्कुल ठीक हो तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएं। Next extensive question, that is long question. Write a note on 5 kingdom classification. अब ये क्वेश्चन जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसमें आप जो हिस्ट्री है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की वो भी लिखेंगे और उसके अलावा जो इसके 5 किंगडम्स हैं उनकी डिटेल भी लिखेंगे। ठीक है, ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन आता कि राइट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो इट मीन्स कि आपने सिर्फ उसकी जो हिस्ट्री और उसकी बेसिस है वो लिखनी थी। और अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि राइट द डिटेल ऑफ 5 किंगडम्स, तो आप इसमें सिर्फ 5 किंगडम्स लिखेंगे। लेकिन जब इस तरह क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसमें आपने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी हिस्ट्री, उसकी बेसिस और उसके बाद जो 5 किंगडम्स हैं उनकी डिटेल तमाम आपने लिखनी है अपने इस क्वेश्चन के आंसर में। टेक आउट योर पेज 37, पेज नंबर 37 निकालें। 5 kingdom classification system. In 1937, E. Chetan suggested the term prokaryote to describe bacteria and eukaryote to describe animal and plant cell. In 1967, Robert Whittaker introduced the 5 kingdom classification system. This system based on, आगे उसकी basis है, level of organization, that is prokaryotic, unicellular eukaryotic and multicellular eukaryotic, the principal mode of nutrition, that is photosynthesis, absorption and ingestion. On the basis of organisms are classified into 5 kingdoms: Monera, Protista, fungi, Plantae and Amelia. In 1988, Margulis and Schwartz modified the 5 kingdom classification of Whittaker. They considered genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification. They classified the organisms into the same 5 kingdoms are proposed by Whittaker. तो ये जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो हिस्ट्री है वो है, और इसके अलावा बेसिस हैं जिन बेसिस पर 5 किंगडम जो है वो बनाएंगे।
और उसके बाद आप इसकी 5 किंगडम की डिटेल भी लिखेंगे। आप चाहें तो एक टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक जैसे पेज नंबर 39 पर है डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ, ठीक है। ये तो एक एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा टेबल है। लेकिन अब जैसे ये 5 किंगडम्स हैं, इनकी डिटेल ये भी आप टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक किस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इस किंगडम की, ठीक है, और क्या एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह करके भी आप इसका एक सेपरेट टेबल बना सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं विद द हेडिंग ऑफ 5 किंगडम्स। तो सबसे पहले किंगडम मोनरा, जैसे कि अब किंगडम मोनरा में जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. Monras are unicellular, although some type form chain cluster colonies of the cell. Prokaryotics are radically different from eukaryotic cell. Most are heterotrophic, but some perform photosynthesis because they have chlorophyll in their cytoplasm. अब ये तमाम प्रॉपर्टीज़ है किंगडम मोनरा की। तो अगर आप टेबल बनाएंगे तो उसमें किंगडम का पहले नाम लिखेंगे, देन आप हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज़ की, और उसके बाद आप हेडिंग देंगे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड। Within this kingdom there are two different kinds of organisms, that is bacteria and cyanobacteria, ठीक है। तो इसी तरह आप जो बाकी के भी 4 किंगडम हैं उनमें भी ऐसे ही कर सकते हैं कि पहले उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले आपने किंगडम का नाम लिखना है, उसके बाद आपने जो प्रॉपर्टीज़ का एक कॉलम है उसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, और उसके बाद ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड का जो कॉलम है उसमें आपने ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखना है, यानी किस तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं इस किंगडम में। और अगर उस किंगडम में उन ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज़ भी हैं तो आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है। लाइक अब जैसे किंगडम प्रोटिस्टा है तो सबसे पहले आप किंगडम प्रोटिस्टा लिखेंगे, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ का जो कॉलम है उसमें लिखेंगे कि इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे, उसकी खुसूसियात में। देन आप ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व में जाएंगे और उसमें लिखेंगे कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट, एल्गी, और फिर एल्गी की प्रॉपर्टीज के एल्गी आर यूनिसेलुलर, colonial एंड सिंपल मल्टीसेलुलर. देयर इज एम्पल प्लांट सेल with cell wall and chlorophyll in chloroplast. Some multicellular means, simple multicellular means they do not have multicellular sex organs and do not form gametes during their लाइफ साइकिल, यानी एम्ब्रियोज जो है वो नहीं बनाते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, इसलिए इन्हें सिंपल मल्टीसेलुलर कहा जाता है। प्रोटोजोन, फिर आप प्रोटोजोन लिखेंगे। प्रोटोजोन रिजेंबल्स एनिमल्स whose cell lack chlorophyll and cell wall. Then some protists are fungi like, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व में आ जाएंगे तीनों उनकी टाइप्स। देन आप हेडिंग देंगे किंगडम फंजाई की, और उसमें लिखेंगे बिल्कुल प्रॉपर्टीज के कॉलम में कि इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स while absorptive in their nutritional mode, that is mushrooms. Most fungi are decomposers. They live in organic material and secrete digestive enzymes and absorb small organic molecules from the digestion by enzyme, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट किंगडम लिखेंगे किंगडम प्लांटी, और उसके प्रॉपर्टीज के कॉलम में लिखेंगे कि इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स. Plants are autotrophic in their nutritional mode and making their own food by photosynthesis. They have multicellular sex organs and form embryos during their life cycle, ठीक है। उसके बाद आप organisms involved के कॉलम में लिखेंगे कि mosses, ferns and flowering plants are included in this kingdom. After then आप heading देंगे kingdom animalia की। किंगडम एनिमिलिया की हेडिंग देंगे और उसकी प्रॉपर्टीज में लिखेंगे कि इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स, ठीक है। एनिमल्स मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्ट इट विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज. दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट, ठीक है। तो किंगडम एनिमिलिया में आप ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व में एनिमल्स लिख देंगे, और इसी तरह किंगडम प्लांटी में ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं वो आप प्लांट्स लिखेंगे। किंगडम फंजाई में ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं वो आप फंगस लिखेंगे, फंजाई लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका ये जो टेबल है ये कंप्लीट हो जाएगा। इनकी प्रॉपर्टीज़ का एक कॉलम और उसके अलावा इनकी ऑर्गेनिजम्स का कॉलम, ठीक है। तो पेज नंबर 39 पर जो कॉलम है ये टेबल है डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स
ऑफ द 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कॉलम बना के, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।